हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट 22, जिसमें हम देखेंगे 100 क्वेश्चंस पूर्णतः बीपीएससी के पैटर्न पे बनाया गया। तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें और आपका क्या स्कोर रहता है नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, उत्तर भारत में रहने वाले भारतीय ऋषि 3री शताब्दी में कामसूत्र का मूल रूप से संकलन किसके द्वारा किया गया था। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कामसूत्र का जो संकलन किया गया था किसके द्वारा किया गया था। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वत्सायन के द्वारा। मैं आपको बता दूं कि यह विश्व की प्रथम यौन संहिता है। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि अर्थ के क्षेत्र में जो स्थान कौटिल्य के अर्थशास्त्र का है, उसी तरह से काम के क्षेत्र में वही स्थान ये कामसूत्र भी रखता है। ठीक है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। यह कथन किसका है। राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, यानी कि अरविंद घोष। अरविंद घोष के अनुसार किसी भी समाज में या फिर देश में 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं का होना जरूरी है, और वो कौन कौन से। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, ये 3 चीज़ याद रखेंगे। साथ ही साथ बात करें कि इनका एक और मत ये था कि राष्ट्रवाद ही राष्ट्र की दैवीय एकता है। यही कहते, इनका ही कथन था कि राष्ट्रवाद ही राष्ट्र की दैवीय एकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बनता है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार स्थापित करने वाले कौन थे। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पुर्तगाली। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मध्ययुगीन काल के दौरान खेती को बढ़ावा देने के लिए डेक्कन के शासकों ने इस्तावा अपनाया था। इस्तावा का अर्थ क्या है। इस्तावा का अर्थ आपको बताना है क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इस्तावा का जो अर्थ होता था भू राजस्व का रियायती मूल्यांकन। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। 1934, 1934 में। और इसमें कौन कौन शामिल थे, तो मैं आपको बता दूं कि जयप्रकाश नारायण भी थे, राम मनोहर लोहिया भी थे और आचार्य नरेंद्र देव भी थे। ठीक है, और एक और नाम है जो कि मीनू मसानी, नाम याद रख सकते हैं, मीनू मसानी। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का कोई भी जिक्र इसमें नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बनता है कि किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। यानी हम कह सकते हैं कि बादशाह खान की उपाधि किसकी थी। बादशाह खान के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। अगला प्रश्न ये कि मानव सेवा पुरस्कार किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था। मानव सेवा पुरस्कार जो 1994 में स्थापित किया गया था, जो कि बच्चों के सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। ठीक है, बच्चों के सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को 1994 में ये पुरस्कार स्थापित किया गया था। किसकी स्मृति में, तो राजीव गांधी की स्मृति में। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत का संबंध किससे है। बताइए कि सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। करेक्ट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके आपको सही आंसर बताना। तो एक एक करके सही आंसर को चूज करिए कि क्या होना चाहिए राइट आंसर। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स बात करें नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट आपको पता है कि 28 फरवरी 1928 को जारी की गई थी। यहाँ पे हम रख सकते हैं 1928। सेकेंड बात करें, सेकेंड नंबर पे क्या है, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च कह सकते हैं, 5 मार्च 1931। ठीक है, 1931। थर्ड पॉइंट में क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम रख सकते हैं थर्ड नंबर पे 1930। ठीक है, 1930 में स्टार्ट हुआ था। उसी तरह से हम बात करें यहाँ पे भगत सिंह को फांसी कब मिली थी, तो भगत सिंह को फांसी मिली थी 23 मार्च। ठीक है, 23 मार्च 1931 में। अब यहाँ पे मैच करके देखते हैं कि क्या हमारा कालक्रम के अनुसार सही होना चाहिए। सबसे पहला आप देखिए तो क्या आएगा, सबसे पहला आप देख सकते हैं 1928, यानी कि हमारा नेहरू रिपोर्ट आएगा 1। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो 30-1-3 आएगा। 1-3 हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देखेंगे 1931। अगर आपके डेट क्लियर नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, जबकि भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
अगला प्रश्न ये बनता है कि एक धातु की क्षमता को पतले तारों में समाहित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द क्या है, और वो जो शब्द होता है तन्यता कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, तन्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट बनता है कि दाब का एसआई इकाई क्या होता है, दाब का एसआई यूनिट क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि दाब का एसआई यूनिट क्या है। तो हम जिसको दाब बराबर प्रेशर बराबर क्या लिखते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही प्रेशर कह सकते हैं, दाब कह सकते हैं। तो देखिए इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स का हम एसआई यूनिट देखें तो क्या होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम टोटल निकालें तो क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी को टिक किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित किन कारकों पर दो तत्वों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य निर्भर करता है। तो आपको पता है कि न्यूटन ने ये गुरुत्वाकर्षण बल का जो डेफिनेशन दिया था वो क्या, कि जो बल बराबर होता है वो गुरुत्वाकर्षण, तो हम सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण या जो नियतांक इसको मान लेते हैं जी, क्या होता है दोनों वस्तुओं के बीच का द्रव्यमान, ठीक है, m1 m2 बटा r स्क्वायर होता है। यानी कहने का मतलब द्रव्यमान और दूरी पर ही निर्भर करता है। देख सकते हैं यहाँ पे द्रव्यमान और दूरी पर ही निर्भर करता है, वेग से कोई मतलब नहीं है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, 1 और 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपने समझा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन क्या नियंत्रित करता है, यानी कमरे में जो लगा हुआ एसी होता है वो क्या नियंत्रित करता है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि आर्द्रता और तापक्रम दोनों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार ढाला जाता है तो उन्हें गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं। इस टाइप के प्लास्टिक को क्या कहते हैं, इस टाइप के प्लास्टिक को हम कह सकते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट बनता है कि अम्लों में निम्नलिखित में से क्या या फिर कौन सा तत्व सामान्य है। एसिड में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो कि सामान्य है। तो सही आंसर क्या, हाइड्रोजन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो देख सकते हैं कि सबसे सिंपल सा कॉमन लेके चलिए कि हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है HCl, जिसमें देखिए हाइड्रोजन है। उसी तरह से एक और हम देखें नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसमें भी देखिए हाइड्रोजन है। इसी तरह से कई सारे जो अम्ल होते हैं जिसमें सामान्य रूप से तत्व हाइड्रोजन मौजूद होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है कि कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, पित्ताशय। ठीक है, पित्ताशय कह सकते हैं, यहाँ पे एक ग्रंथि नहीं है। देखिए मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको पीयूष ग्रंथि के नाम से कहते हैं, और इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि मिश्रित सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में एकमात्र ही वो ग्रंथि है जो कि मिश्रित ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, और वो है अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय, पेनक्रियास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। अगर आपने लिथियम को टिक किया तो आप गलत हैं, क्योंकि देखिए सबसे हल्का तत्व पूछा जा रहा है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन को टिक करेंगे। अगर क्वेश्चंस में सबसे हल्का धातु तत्व रहता तब हम लिथियम को टिक कर सकते थे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिलियोडोसिस क्या है, मिलियोडोसिस क्या है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, संक्रामक रोग। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इसे व्हाइट मोर के नाम से भी जाना जाता है, व्हाइट मोर रोग के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो कि मानव तथा जानवर दोनों को प्रभावित करता है। और ये किससे फैलता है, तो ये जीवाणु के कारण होता है, और ये प्रदूषित जल और मिट्टी में भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोगों को फैलाने वाले जो कीड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं, या फिर कीटों को क्या कहते हैं। रोगों को फैलाने वाले कीटों को क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं वेक्टर। ठीक है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, वेक्टर। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियोट्रॉपिज्म क्या है, जियोट्रॉपिज्म क्या है। देखिए जियोट्रॉपिज्म जो होता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, हिंदी में गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, और इसके बारे में सबसे पहले जो बताया गया था, किसने व्याख्या किया था, अपना मत दिया था, तो वेंड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने, वेंड। ठीक है, और ये क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के विकास के लिए मिट्टी की पीएच जो वैल्यू होती है वो कितनी अनुमानित मात्रा में सबसे अनुकूल होती है।
तो पौधे के विकास के लिए पीएच वैल्यू जो होना चाहिए इस रेंज में ठीक रहता है, 5.5 से लेकर के 7.5 के बीच। ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेट किसी ऐसे व्यक्ति के लिए या फिर एक उपाय प्रदान करती है जिसे गैर कानूनी रूप से जेल में रखा गया है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सुनील अरोड़ा को भारत के 23वें नियुक्त किए गए। सुनील अरोड़ा भारत के कौन से ये 23वें नंबर के रूप में क्या नियुक्त किए गए ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सुनील अरोड़ा को 23वें रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सूचना आयुक्त की बात करें तो हाल ही में सूचना आयुक्त भी नियुक्त किए गए, ये भी आप याद रखिएगा, यशवर्धन सिन्हा। ठीक है, यशवर्धन कुमार सिन्हा को जो कि सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से प्राधिकरण मौलिक अधिकारों के आचरण के लिए आज्ञा पत्र जारी करने के लिए सक्षम है। बताइए कि कौन से प्राधिकरण मौलिक अधिकारों के आचरण के लिए आज्ञा पत्र जारी करने के लिए सक्षम है। तो वो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अंतिम व्याख्याकार और संरक्षक कौन है। भारत के संविधान के अंतिम व्याख्याकार और संरक्षक कौन है, और वो बनते हैं सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न बनता है कि सरकारिया आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि 1 2 3 पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन जो वो सही है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या है कि आयोग का गठन 1983 में किया गया था। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगला पॉइंट है कि इस आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंधों के विचार हेतु किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है कि इसने जनवरी 1990 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। क्या ये सही है? जी नहीं, ये पॉइंट गलत है। क्यों? क्योंकि 1990 में नहीं, जनवरी 1988 में इसने अपनी रिपोर्ट को सौंपी थी। तो हम फर्स्ट और सेकंड को तो करेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर डेफिनेटली किया होगा। और ध्यान रखेंगे इसका गठन और ये किससे संबंधित है, केंद्र राज्य संबंधों से। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है देखिएगा। उद्देशिका के महत्व को रेखांकित करते हुए किसने कहा था कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। और मैंने पॉलिटी का जो मैंने लेक्चर नंबर 1 डाला था उसी में इसके बारे में आपको बताया था। अगर आपने देखा पॉलिटी का वीडियो 1 तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन के बारे में। सही आंसर क्या है? सुभाष कश्यप। ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा के मुंशी ने उद्देशिका के बारे में क्या कहा था? राजनीतिक जन्म पत्री। ठीक है, राजनीतिक जन्म पत्री की संज्ञा दी थी। चलिए अगला प्रश्न है कि किस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों और पंजियों का प्रयोग किया गया था किस में? करेक्ट आंसर है महालवाड़ी। ठीक है, महालवाड़ी। अच्छा एक क्वेश्चन बन सकता है महालवाड़ी से, ये कुल भूमि का कितना प्रतिशत था? तो 30%। ठीक है, सबसे अधिक कौन था? कुल भूमि पर सबसे अधिक जो रैयतवाड़ी था, कह सकते हैं करीब करीब 51%। ठीक है, 51%। और अगर हम बात करें स्तंभदारी जिसको कहा जाता था, जमींदारी कह सकते हैं, स्थायी बंदोबस्त कह सकते हैं, ये 19% था। तो इन तीनों को आप याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा जो कि रैयतवाड़ी 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है कि हिमालय किस क्षेत्रीय विभाजन में काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है? काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है कौन सा हिमालय? बताइए। काली और तीस्ता के बीच हम कह सकते हैं, करेक्ट आंसर होगा नेपाल हिमालय। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटियां हैं इसी भाग में पड़ता है, नेपाल हिमालय के श्रेणी में। अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे माउंट एवरेस्ट आपको पता है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, उस तरह से कंचनजंगा जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, इस तरह से याद रख सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करें कि कुमाऊं हिमालय, देखिए क्वेश्चन हमेशा पूछ जाते हैं। तो कुमाऊं हिमालय की बात करें तो सतलज और काली नदी के बीच। उसी तरह से असम हिमालय की बात करें तो तीस्ता और किसके बीच? तीस्ता और जो कि ये ब्रह्मपुत्र, हाँ तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच। और यहाँ पे एक और याद रखेगा, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स है जो कि आपको याद अच्छे से रखना है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या? मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो मिट्टी का रंग लाल होने का कारण सिंपल सी बात है, फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
अगला पॉइंट ये है कि भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करते हैं? भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करते हैं? और आपको पता है कि हाल ही में भारत में BS6 लागू हो चुका है, यानी कि भारत स्टेज 6। इससे पहले BS4 तक लागू था, लेकिन अब डायरेक्ट इसको 6 लागू किया गया। और ये क्या है कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण का मापक है, ठीक है, मानक है। ऑप्शन हम एक को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि महासागरीय जलधाराओं और उनके संचालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, असत्य है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट से कि जब समुद्र की सतह पर पानी क्रमिक रूप से उठता है और गिरता है तो उसे तरंग या फिर लहरें कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है कि दिन में 2 बार समुद्र में पानी का क्रमिक रूप से उतरना और उठना और गिरना, जो कि ज्वार कहलाता है। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट में क्या बनता है कि लैब्राडोर महासागरीय धारा एक गर्म धारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम एक ठंडी धारा है। क्या ये सही है? जी नहीं, ये पॉइंट गलत है। क्यों? क्योंकि लैब्राडोर जो महासागरीय जलधारा एक प्रकार की ठंडी जलधारा, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो होता है एक प्रकार के अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा, जो कि यहाँ पे उल्टा लिखा गया था, इस वजह से ये पॉइंट गलत है। तो हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। हमें बताना भी था असत्य। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि ये बात आपने समझ लिया होगा। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बियाफो हिमनद स्थित है। बियाफो हिमनद जो है वो स्थित है, कहाँ पे स्थित है? बियाफो हिमनद काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है, ठीक है, काराकोरम पर्वतमाला में। इसमें अन्य जो हिमनद है वो उनके नाम भी आप याद रखेंगे, जैसे बालतोड़ा हिमनद, सियाचिन हिमनद याद रख सकते हैं, और एक होता है हिस्पार, ठीक है, हिस्पार। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना होती है। कैसी होती है बताइए? ऊंची क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की जो रचना होती है वो अम्लीय होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और एक क्वेश्चन बहुत बार ये रिपीट होता है कि इसका निर्माण, यानी कि लैटराइट मिट्टी का निर्माण जो होता है वो किस तरह से होता है? तो भारी वर्षा के कारण हुई जो निछालन प्रक्रिया है उसके कारण, ठीक है, निछालन प्रक्रिया के द्वारा लैटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती है? तो आकर्षण होने का कारण होता है उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब होने के कारण होने से। ऑप्शन हम एक को टिक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि 2 नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? 2 नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को किस नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं? उसे हम लोग दोहाब के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, दोहाब। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा जो निकास बेसिन है वो कौन सा है? भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कृष्णा, ठीक है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ होता है? महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। यहाँ से क्वेश्चंस पूछा था इसकी सहायक नदी से संबंधित। तो सहायक नदी इसकी कौन कौन सी है? कोयना, भीमा, कुंडली, मालप्रभा, घाटप्रभा, मूसी और तुंगभद्रा। ये सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन जो यहाँ पे सत्य होगा। तो चलिए एक करके देख लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि यह सघन वन भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों में और कटिबंधों के करीब होते हैं। बिल्कुल सही है, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं वो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में होते हैं। बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट है कि ये क्षेत्र गर्म होते हैं और यहाँ पूरे वर्ष वर्षा होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि गर्म इसलिए होते हैं क्योंकि सूर्य की किरण जो वर्ष भर लगातार सीधी रेखा में पड़ती रहती है और भारी वर्षा यहाँ पे होती है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ के पेड़ अपने पूरे पत्ते पूरी तरह से नहीं गिराते हैं। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही तरीके से कह रहा है, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं, 1 और 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि एक ही संगठन के अंदर संचार की अनुमति देने के लिए डिजाइन किए गए नेटवर्क को क्या कहते हैं? एक ही संगठन के अंदर संचार की अनुमति देने के लिए डिजाइन किए गए नेटवर्क को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंट्रानेट, ठीक है, इंट्रानेट कहा जाता है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। इंट्रानेट में होता क्या है? तो इंट्रानेट के द्वारा कोई संस्था अपनी जो सूचनाओं को अपने कर्मचारियों के बीच सुरक्षित रूप से आदान प्रदान कर सकती है, ठीक है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, इंट्रानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल में शब्द जो BCC होता है इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है? यानी हम ये कह सकते हैं कि BCC का फुल फॉर्म क्या है? बताइए कि BCC का फुल फॉर्म क्या है?
तो BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नारहारी बुढ़ा भक्त किस लोक नृत्य को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं? नारहारी बुढ़ा भक्त जो है वो किस लोक नृत्य को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि भोरताल नृत्य। देखिए भोरताल नृत्य को नरहरि बुढ़ा, जो यहाँ पे कभी कभी इनको बुढ़ा भक्त कभी कभी बोहरा भक्त भी लिखा जाता है, तो दोनों में सब कोई ज़्यादा नहीं फर्क है, बस इनको याद रखें नरहरि बुढ़ा भक्त, ठीक है। तो ये इनके द्वारा विकसित किया गया है और ये जो नृत्य है भोरताल नृत्य है वो किस स्टेट से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है, ठीक है, असम से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिशों द्वारा भारत में मुक्त व्यापार की नीति को कब लागू किया गया था? ब्रिटिशों द्वारा भारत में मुक्त व्यापार की नीति जो है वो कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था, हम कह सकते हैं जो कि 1813 में। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? देखिए गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति मिली थी, हम ये कह सकते हैं अधिनियम 1861 के तहत, ठीक है। जबकि बहस करने की शक्ति, ठीक है, बजट पर बहस करने की शक्ति 1892 में। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? देखिए गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक को हिंदी में अगर पूछा जाएगा तो भारतीय विभाजन के दोषी पुरुष के नाम से लिखा जाएगा और ये पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच एक वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है, इसे किस वर्ष में औपचारिक रूप दिया गया था? बताइए कि सिम्बेक्स जो होता है वो भारत और सिंगापुर के बीच एक वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है, तो ये किस वर्ष में औपचारिक रूप दिया गया था? इसे ये दिया गया था 1994 में। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ठीक है, 1994। अगला क्वेश्चन, लंदन में वेस्टमिंस्टर पैलेस के उत्तरी छोर पर स्थित ग्रेट वॉल ऑफ द क्लॉक का नाम क्या है, उपनाम क्या है? ग्रेट वॉल ऑफ द क्लॉक का उपनाम क्या है? इसका उपनाम है बिग बैन, ठीक है, बिग बैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का पहला नेत्रहीनों के लिए अनुकूल रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का पहला नेत्रहीनों के लिए अनुकूल रेलवे स्टेशन कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि मैसूर, ठीक है, मैसूर। इस रेलवे स्टेशन में ट्रेनों के आवागमन से संबंधित जो सभी जानकारियां हैं वो ब्रेल लिपि में उपलब्ध कराया गया। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय वस्त्रों को भारत में निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय दिया जाता है। भारतीय वस्त्रों को भारत में निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी यानी कि डच। देखिए डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया था, इसलिए ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। कितने वर्षों के लिए इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में आज्ञापत्र द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि पूर्वी भारत में कह सकते हैं पूर्वी देशों में 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया था। 15 वर्षों के लिए। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हर साल दिया जाने वाला बुच्ची बाबू मेमोरियल ट्रॉफी किस खेल में प्रदान किया जाता है? बुच्ची बाबू मेमोरियल ट्रॉफी किस खेल में प्रदान किया जाता है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये एक प्रकार का वार्षिक टूर्नामेंट है जिसे कि मुथावा रापू बुच्ची बाबू के सम्मान में आरंभ किया गया था। और मुथावा रापू जो बुच्ची बाबू हैं ये दक्षिण भारत के क्रिकेट के जनक के रूप में जाने जाते हैं और इन्हीं के नाम पे ये बुच्ची बाबू मेमोरियल ट्रॉफी स्टार्ट किया गया था, क्रिकेट में दिया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रूप से कब स्टार्ट होता है, कब आता है, आपको बताना है किस महीने के दौरान आता है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले केरल तट पर पहुंचता है, आपको पता है, और ये जून महीने में। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, जून। अगला प्रश्न है कि मंगल ग्रह को किस रूप में भी जाना जाता है? मंगल ग्रह को किस रूप में भी जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जानते हैं। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि सहबात इंडिया नामक त्यौहार किस देश में मनाया जाता है? सहबात इंडिया नामक त्यौहार किस देश में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है इंडोनेशिया में। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था? 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि हम कह सकते हैं कि अंतिम पंचवर्षीय योजना रही
और कब से कब, 2012 से लेकर 2017 तक। अगला प्रश्न है कि व्यापार नीति में शामिल है, व्यापार नीति में शामिल है, व्यापार नीति में निर्यात आयात नीति शामिल होता है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहते हैं, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मोनोपॉली, ठीक है, मोनोपॉली कहा जाता है, और मोनोपॉली को हिंदी में एकाधिकार कहते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ऋतु के अनुसार पवन की दिशा में परिवर्तन किस प्राकृतिक प्रदेश की विशेषता है, ऋतु के अनुसार पवन की दिशा में परिवर्तन किस प्राकृतिक प्रदेश की विशेषता है, ये जो विशेषता होती है मानसूनी प्रदेश की, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घनत्व का बीमीय सूत्र क्या है, बताइए कि घनत्व का बीमीय सूत्र क्या है, कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर आप कहोगे कि क्षेत्रफल बटा आयतन, तो क्षेत्रफल द्रव्यमान बटा आयतन ना, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान यानी कि हम केजी लिख सकते हैं और आयतन का हम लिख सकते हैं मीटर क्यूब, ठीक है, आयतन का मीटर क्यूब। अब देखिए केजी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, मास जो कि m, और मीटर क्यूब के लिए लंबाई क्यू, लंबाई के पावर क्यू। अब इसको हम ऊपर में भेजेंगे तो आपका माइनस में हो जाएगा, और टी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है तो टी जीरो कर सकते हैं, यानी कि ml के पावर -3 टी के पावर 0, तो ml m1 कह सकते हैं, m1 l के पावर -3 टी 0, ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि ये घनत्व का जो कि बीमीय सूत्र क्या होता है, तो m1 l के पावर -3 टी के पावर 0, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसे बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नवाब अब्दुल लतीफ़ को, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए राजद्रोह सभा अधिनियम कब पारित किया गया, राजद्रोह सभा अधिनियम कब पारित किया गया था, ये जो पारित किया गया था ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे 1911 में, ठीक है, 1911 में। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन ई को टिक किया जा सकता है। अगला प्रश्न क्या बनता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को जो कि एलओसी कह सकते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, कब पुनः परिवर्तित कर दिया गया, विराम रेखा को नियंत्रक रेखा के साथ कब परिवर्तित कर दिया गया, तो ये परिवर्तित किया गया था जो कि शिमला समझौता के अंतर्गत 1972 में, ऑप्शंस बी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है, प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है, तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि चीन में, कैंटन टावर चाइना में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था, 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया था, और ये प्रस्तुत किया गया था आर के सन्मुखन सेट्टी के द्वारा, ठीक है, आर के सन्मुखन सेट्टी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांडों को वश में करने का खेल जो होता है जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है, सांडों को वश में करने का जो खेल होता है जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध है, तो ये किस राज्य में प्रसिद्ध है, तमिलनाडु में, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का क्या तात्पर्य है, वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का क्या तात्पर्य है, तो सही आंसर क्या होगा, पॉल्यूटेड मैटर, ऑप्शन ए सही आंसर होगा, पॉल्यूटेड मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पौधे और पशुओं के बीच के आपसी संबंध का अध्ययन निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है, पौधों और पशुओं के बीच में आपसी संबंध का अध्ययन निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है, तो पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, देखिए बीओडी को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे ही एक और नाम से जाना जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ज़्यादा कंफ्यूज आप मत होइएगा कि बीओडी का मतलब यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लिखा गया, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को ही कहा जा सकता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग क्या दर्शाती है, ये दर्शाती है सूक्ष्म जीव से संबंधित प्रदूषण का उच्च स्तर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपवर्तन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है,
पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपवर्तन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो समोच्च रेखीय जुताई करके। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, समोच्च रेखीय जुताई के द्वारा। हाल ही में कजरी द्वारा विकसित मरुसेना संबंधित है। तो कजरी द्वारा विकसित मरुसेना क्या है? कजरी यानी कि CAZRI, ठीक है। तो कजरी द्वारा विकसित, कजरी का मतलब सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि जोधपुर में स्थित है। और ये मरुसेना क्या है? तो मरुसेना फसलों के लिए एक कीटनाशक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में स्थित नरोरा पावर स्टेशन जो कि संबंधित है, किससे संबंधित है? नरोरा पावर स्टेशन किससे संबंधित है? तो ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा से। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश में विकसित नर्मदा विधि किसकी एक सस्ती और रोग प्रतिरोधी नस्ल है? जो नर्मदा विधि है वो किसकी एक सस्ती और रोग प्रतिरोधी नस्ल है? देखिए, नर्मदा विधि जो नाम दिया गया वो मुर्गी का ही एक विकसित जो कि नस्ल है, मध्य प्रदेश के द्वारा विकसित किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न बनता है कि संक्षिप्त नाम NAEP का अर्थ क्या है? NAEP का अर्थ क्या है? तो देखिए, NAEP का अर्थ होता है नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। और ये कब गठन किया गया था? 2 अक्टूबर 1978 को गठन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस नोबेल गैस की खोज विलियम रैमसे द्वारा नहीं की गई थी? विलियम रैमसे के द्वारा नहीं की गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि विलियम रैमसे ने कुल 4 नोबेल गैसों की खोज की थी, जिसमें हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन और एक और क्या नाम था? जेनॉन, ठीक है। जेनॉन की खोज इन्होंने की थी। आर्गन की खोज इन्होंने नहीं की थी, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि राजवाड़ी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राजवाड़ी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो राजवाड़ी राष्ट्रीय पार्क कह सकते हैं ये त्रिपुरा में स्थित है, ठीक है। त्रिपुरा में एक और मैंने आपको बताया था क्लाउडेड नेशनल पार्क, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लाउडेड नेशनल पार्क। एक्चुअली उसका नाम है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, तो ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक में कुल कितने सदस्य हैं? तो जितने लेटर का बिम्स्टेक आप देख रहे हैं उतने ही सदस्य इसमें शामिल है, यानी कि कुल 7 सदस्य शामिल हैं। और वो 7 सदस्य कौन से? तो उनके नाम कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं। देखिए, इसको छोटा सा मैं याद रखा हूँ किस तरह से, BT माइनस बी, ठीक है। BT मीन्स बी, इस तरह से याद रख सकते हैं। BT मीन्स बी, टोटल 7 है। देखिए, याद रख सकते हैं भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश। इसमें मालदीव का कोई भी जिक्र नहीं है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध है। मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध है। मेलघाट टाइगर रिजर्व में जो कि महाराष्ट्र में ये स्थित है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी आपको ये बताना है कि दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान ये उड़ीसा में नहीं पड़ता, ये वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट को टिक करेंगे, केवल और केवल एक सही है। अगला प्रश्न क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक है चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य का शासक कृष्णदेवराय के अंतर्गत आया? यानी हम यूँ कह सकते हैं कि कृष्णदेवराय जो है विजयनगर का शासक कब बना? तो 1509। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, 1509 ईस्वी में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये जीके का क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। जीके का क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक वॉल्यूम 2 को नहीं लिया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर के बिहार एसआई मेंस का वॉल्यूम 2 ले सकते हैं, जिसमें 10 सेट आपको दिया जा रहा है। और इसका सोल्यूशन जो कि जल्द आपको स्टार्ट किया जा रहा है इस चैनल पे, तो अगर आप चाहते हैं सेट लगाना तो जाकर के सेट लगा सकते हैं। मात्र 40 रुपये पे करके आपको जो कि ये PDF मिल जाएगी, 10 सेट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग को शुरू करने से पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। अनअकैडमी पे हमारी टीम की तरफ से बिहार एसआई की जो न्यू वैकेंसी है उसके लिए प्रीम्स और मेंस के लिए कोर्सेज कराया जा रहा है। 1 नवंबर से ये कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, आप वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप कोर्सेज को भी परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। रेफरल कोड का यूज़ निरंजन 10 करने से आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को मैथ्स और रीजनिंग को शुरू करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिकोण के शिखर कोण का माप आधार कोण से 6 गुना ज़्यादा मापा गया। तो आधार कोण की माप बताइए, कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है और यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिकोण की बात की गई है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो बेस होगा यानी कि ये दोनों साइड जो है इक्वल होगा। ठीक है, तो ये अगर मानते हैं ये x है तो ये भी x है, लेकिन क्वेश्चंस में बोला गया कि इसका जो शिखर कोण है, ठीक है, शिखर कोण का माप आधार कोण से 6 गुना है, यानी कि अगर ये x है तो ये कितना होगा 6x है। ठीक है, और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे 6 7 8 8x बराबर कितना हो जाएगा 180 के बराबर। तो x की वैल्यू कितना निकालेंगे 180/8, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 22.5 डिग्री। सही आंसर है ऑप्शन ए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि P एक काम का 1/3वां भाग 5 दिन में करता है। 1/3वां भाग 5 दिन में करता है, तो हम कह सकते हैं कि P उस टोटल कार्य को कितने दिन में करा होगा 5 × 15, यानी P उस कार्य को टोटल 15 दिन में कर रहा होगा। उसी तरह से Q की बात करें तो Q क्या है, उसी कार्य का 1/4वां भाग 6 दिन में करते हैं। 1/4 भाग 6 दिन में यानी कि 6 चौका 24 दिन में उस टोटल कार्य को करेगा। ठीक है, दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 15 और 24 का एलसीएम कितना होता है 120, तो 120 मैंने लिखा 15 8 120 होता है, 24 बचे 120 होता है, यानी पे 5 से यहाँ पे किया। अब क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है, तो यदि उनके कुल 780 रुपये का भुगतान किया जाता है तो क्यू को कितना रुपये मिलेगा। जो 780 रुपये का भुगतान किया जा रहा है, जो उनको मिलता है उनकी इफिशियंसी पे ही मिलता है, यानी कि जो क्यू का हिस्सा होगा 5 के रेशियो में दिया जाएगा और P का जो होगा 8 के रेशियो में, यानी हमें यहाँ से Q का वैल्यू पूछा जा रहा है कि Q को कितना मिलेगा। तो Q की एफिशिएंसी कितनी है 5 को ऊपर रखेंगे और टोटल दोनों की एफिशिएंसी कितनी 8 5 13 को मैंने डिवाइड करूंगा। 13 6 कितना होता है 13 6 78 और यहाँ पे हम 0 रखेंगे, यानी 6 5 30, 300 रुपये मिलेगा। किसको Q को मिलेगा, ये Q की वैल्यू निकल गई 300 रुपये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सभी माल की कीमत खरीद कीमत से 50% ज़्यादा लिखता है। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम मानते हैं कि CP 100 रुपये था, ठीक है, यानी कि उसने खरीदा 100 रुपये है, लेकिन उसका जो मार्केट प्राइस अंकित करता है यानी कि अंकित मूल्य करता है वो 50% अधिक, तो वो 150 अंकित करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि और बाजार कीमत पर 25% की छूट भी देता है, डिस्काउंट परसेंट भी हमारे पास दिया गया 25% की। तो हमसे क्वेश्चंस में पूछा क्या जा रहा है कि उसका वास्तविक लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट बताइए कि क्या होगा। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया, और फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारा ये है कि CP/MP और इक्वल टू हम क्या लिखते हैं CP/MP और इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, जो कि डिस्काउंट परसेंट अपॉन में प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा बेसिक सा फार्मूला होता है, इस फार्मूले पे हम निकाल सकते हैं। देखिए CP को मैं मानता हूँ कि हमें CP कितना दिया गया 100, मार्केट प्राइस कितना है 150, राइट साइड में कितना रखेंगे डिस्काउंट परसेंट यानी कि 100 माइनस 25 करेंगे तो कितना जाएगा 75, और नीचे हम मानते हैं प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट को छोड़ देते हैं। ठीक है, P%। अब देखिए यहाँ पे अगर घटाएंगे तो क्या होगा, ऊपर नीचे घटाएंगे तो 50 दूनी के 100 50 तिहाई आपका ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पे चलो परसेंट है तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं 100 + P, कुछ ना कुछ इसमें तो हुआ होगा 100 + P। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 200 + 2P इक्वल टू 75 थी, कितना हो जाएगा 75 थी आपको हो गया 225। ठीक है 225, और 2P की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 200 उधर जाएगा तो 25, और P की वैल्यू कितनी हो गई P की वैल्यू जो कि 12.5। ठीक है 12.5, राइट आंसर विल बी ऑप्शन C। P की वैल्यू का मतलब प्रॉफिट परसेंट उसको मिला है 12.5% का। ठीक है, तो हम ऑप्शन C को टिक कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि A 4 5 6 जो है वो 11 से विभाज्य है, तो हमें बताना है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी जो A का मान हो। देखिए यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में दिया गया क्या है कि A 4 5 6 जो कि ये 11 से डिविजिबल है, और आपको पता है कि 11 से डिविजिबल क्या रूल क्या होता है कि जो सम संख्या के स्थान पे जो नंबर है उनका योग और जो विषम संख्या के स्थान पे नंबर है उनका दोनों का योग जो करेंगे डिफरेंसेस करेंगे तो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10, तो 5 में कितना जोड़े और घटा देने के बाद तो हमारा 0 आ जाएगा। तो 5 में अगर हम 5 को जोड़ दें तो ये 10 हो जाएगा, और दोनों को डिफरेंस करें तो 0 के बराबर। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि A की जगह पे सबसे न्यूनतम यहाँ पे प्राकृत संख्या क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। क्लियर, तो राइट आंसर हम ऑप्शन C को टिक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि एक धनराशि 2 वर्षों में 704 रुपया हो जाती है, ठीक है,
और 5 वर्षों में 800 रुपया बन जाती है तो मूलधन ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पेपर में आपको देखने को मिलता रहता है। देखिए 2 वर्ष में मिश्रधन कितना होता है 704 रुपया, और वहीं हम बात करें 5 वर्षों में मिश्रधन कितना हो रहा है तो 5 वर्षों में 800 रुपया बन जाता है। तो हम डिफरेंसेस निकाल लेते हैं। अगर दोनों का डिफरेंसेस देखें तो कितना होगा, 3 ईयर्स का डिफरेंसेस कितना हो जाए, 3 ईयर्स का मतलब जो हमारा ब्याज निकल जाएगा, 3 वर्ष का ब्याज अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 96। ठीक है, तो 3 वर्ष का 96 है तो 1 वर्ष का कितना है, 1 वर्ष का 32 रुपीज़। 32 रुपीज़ ये 1 वर्ष का हुआ। लेकिन हम 2 वर्ष का फाइंड आउट करें तो 2 वर्ष का फाइंड आउट करें तो 64। ठीक है, 2 वर्ष का 64। 2 वर्ष का मिश्रधन आपका 704 था, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 64 रुपया। अगर मैं दोनों को घटा लूँ तो क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो अगर मिश्रधन यहाँ पे मैं 704 रखता हूँ और आपका प्रिंसिपल हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट 64 रुपया, तो अगर दोनों घटा लेंगे तो बिल्कुल निकल जाएगा। तो देखिए अगर इसको घटाएंगे तो 046 यानी कि 640 रुपये आपका मूलधन आ जाता है, जो कि हम ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का योग जो कि 44 दिया गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 संख्या मानते हैं कि x + y = 44 है। ठीक है, 2 संख्याओं का योग 44 है और उन संख्याओं का महत्तम समवर्त जो कि HCF दिया गया है 4 और लघुत्तम समवर्त यानी LCM 120 दिया गया। तो इन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो आपको पता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, LCM गुणे HCF, क्योंकि आपने पढ़ा होगा फर्स्ट गुने सेकंड नंबर जो है वो बराबर होता है LCM LCF। ठीक है, ये होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 संख्या जो हमारी है x गुने y बराबर हम लिख सकते हैं 4 गुने 120 LCM गुने HCF, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि xy = 12 चौका 48 इतना हो जाता है। एक कंडीशन हमारे पास ये बन गया है, दूसरा कंडीशन ये बन गया। क्वेश्चंस में आपसे पूछा क्या गया, क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है कि संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग यानी x + y + 1/x + 1/y की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो इसको क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, xy ऊपर में करेंगे तो y + x। ठीक है, y + x और x + y या फिर y + x दोनों की वैल्यू 44। तो हम ऊपर में रखेंगे 44, नीचे आपका हो जाएगा कितना 12 चौका 48 यानी कि आपका 480 यहाँ पे। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 4 से घटाते 11 चौका 44 और यहाँ पे कह सकते हैं 12 चौका 48 यानी कि 11/120 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 क्या कह रहा है कि यदि x² + 16 = -4x हो तो x³ - 64 की वैल्यू क्या होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 और यहाँ पे क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि x² + 16 = -4x दिया गया और हमसे पूछा गया है कि x³ - 64 की वैल्यू बताइए कि क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा x² + 4x और +16 = 0 कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक इस कंडीशन को मैंने इस तरह से कर लिया। अब हमारे पास कुछ एक पूछा क्या गया, x³ - 64 की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो मैं इसको अगर तोड़ूं तो क्या होगा, यानी एक ये क्या है, ये आपका कुछ इस तरह से लिखा गया AQ - BQ। तो हम इसको तोड़ सकते हैं कि A - B × A² + B² और प्लस AB यानी कि 4x, कुछ इस तरह से। ठीक है, इतना बराबर हम लिख सकते हैं। अब इतना का वैल्यू क्या है, इतना का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास 0 के बराबर है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x - 4 × 0 और इसकी वैल्यू 0, यानी इतना का वैल्यू क्या है 0 के बराबर। हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा किस तरह से किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे जो कि ट्रिग्नोमेट्री से लिया है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। 1 + tan² θ = क्या लिखा गया, जो कि 625/49 लिखा गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको कुछ इस तरह से करना चाहूँ तो कर सकते हैं कि नहीं, बताइएगा। 1 + tan² θ = 25/7 है कि नहीं। वहाँ पर अगर स्क्वायर करके इधर भेज देंगे तो रूट में चढ़ जाएगा। और आपको पता है एक फॉर्मूला आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि sec² θ - tan² θ क्या होता है, बराबर में 1 होता है। तो अगर मैं इसको तोड़ूँ sec² θ करेंगे तो क्या होगा 1 + tan² θ sec बराबर निकालेंगे तो रूट में चढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इतना का वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि sec θ = 25/7। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए
आपके पास ट्रिपलेट आपको पता होता है, ट्रिपलेट क्या होता है, 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है, 7, 24, 25 का। यानी अगर हम सेक में देखें तो क्या होता है, सेक में आपको हो गया कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार ये हो गया, तो लंब हमारा 24 हो गया। क्वेश्चंस में हमसे पूछा क्या गया, क्वेश्चंस में हमसे पूछा गया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू बताइए कि क्या होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका 24 है, नीचे हमारा कर्ण जो होगा 25 होगा। उसी तरह से आधार बटा कर्ण, आधार क्या है 7 और नीचे आपका हो जाएगा 25, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो 24 और 7 कितना होगा 31, रूट 31 इधर होगा, नीचे आपका 25, यानी कि दोनों पे रूट चढ़ेगा, 31 तो निकलेगा नहीं, 25 निकल सकता है 5, यानी कि करेक्ट आंसर रूट 31/5। ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चंस कह रहा है कि परिमाप जो है, ठीक है, परिमाप यानी कि पैरामीटर जो है वो क्वेश्चंस में कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप का संख्यात्मक मान है उसके क्षेत्रफल का, जो कि ये क्या है, क्षेत्रफल का √3 गुना है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको पता है कि बात यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की जा रही है जिसकी साइड तीनों इक्वल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अगर साइड ए है तो भुज इसका परिमाप क्या होगा 3 गुने साइड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। उसी तरह से क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहोगे 3/4 अपॉन में साइड का स्क्वायर और √3 यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अगर इसको मैं छोड़ूँ 3a बराबर यहाँ पे क्या होगा 3/4 a स्क्वायर, क्योंकि √3 गुना होगा तो सिर्फ आपका a हो 3 हो जाएगा, 3 से 3 खत्म, यहाँ से 1 कटा सकते हैं, तो आपके पास बचा क्या 1 बराबर a/4, यानी कि a की वैल्यू 4 आ गई। और a क्या था, a तो आपका साइड ही था, तो क्वेश्चन में भी तो पूछा गया है कि त्रिभुज की हर भुजा की माप बताइए, यानी कि 4 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर होगा, 4 यूनिट। ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 3, 7, 11, 15 डॉट 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 में 11 पदों का योग क्या होगा, यानी कि एपी के क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया। देखिए 3, 7, 11, 15 डॉट 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 आपसे जो कि 18 पदों का योग पूछा जा रहा है। 18 पदों का योग, 1, 2, 3, 4 इस तरह से आगे बढ़ेंगे, 18 पदों का योग। तो हम ये मानते हैं कि लास्ट वाला टर्म कितना है, 18वां टर्म है कितना, तो हम कैसे निकालते हैं a+17d, ठीक है, a+17d। a का मतलब स्टार्टिंग का पद फर्स्ट टर्म हमारा 3 है, 17, और d का मतलब 2 पदों के बीच का अंतर, d का मतलब डिफरेंस है, 7 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 4, यहाँ पे मैंने 4 रखा। अब यहाँ पे देखिए 17 चौका 68 और 3 71 हो जाता है 71, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो 18वां पद होगा वो क्या होगा 71 होगा, आगे की तरफ बढ़ेंगे 71 होगा। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन सभी को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो उनका योग कितना होगा, ठीक है। योग कैसे निकालेंगे, तो S18 का हमें निकालना है, तो n/2, और आपको पता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया रहता है तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू टोटल कितनी थी 18, तो 18/2 करेंगे तो 9, और a कितना है, फर्स्ट का टर्म आपका 3 और लास्ट टर्म आपका 71। बताइए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 गुने कितना हो जाएगा, ये आपका 74 हो जाता है। इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 चौका 36 की 6 और 7, 9 7 63 और 3 66, यानी कि 666 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि मैथ्स के सारे क्वेश्चन आपने काफ़ी अच्छे तरीके से कर लिया होगा। चलिए बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस की। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि एक ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है जिसके बेगम या इक्का होने की संभावना बताइए। देखिए ताश के कुल 52 पत्ते होते हैं, और 52 पत्तों में अगर हम बात करें तो इक्का भी होता है 4 और बेगम भी होता है 4, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं अगर एक पत्ता खींच रहे हैं तो हो सकता है कि वो इक्का ही निकल जाए, या हो सकता है कि वो बेगम ही निकल जाए। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि संभावनाएं टोटल 8 बनती है, कितने में से 52 में से। तो डायरेक्ट इसको कटा सकते हैं, 4 से कटाएंगे तो कितना होगा 4 दूनी की 8, 13 चौका 52, सही आंसर आपका हो जाएगा ये 2/13। ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं। देखिए एक कंडीशन और हो सकता है, अगर इस तरह से नहीं बनाना चाहते तो फिर किस तरह से बनेगा, इस तरह से ना बना करके हम थोड़ा सा
जो कॉन्सेप्ट होता है उसको भी हम समझा देते हैं। अगर आपने सेट्स वाला हमारा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको थोड़ा सा हिंट किया था किस तरह से किया जाता है। देखिए यहाँ पे हमें क्या है, 4 पत्ते में से एक पत्ता निकालना है, ठीक है। यानी कि हो सकता है कि जो इक्का है में से ही 4 इक्का में से एक निकल जाए, तो टोटल संभावना है 52 में से 1, ठीक है। ये हो सकता है, या फिर ये कंडीशन और हो सकता है कि ये टोटल 4 बेगम में से एक निकल जाए, तो ये आपका 52C1। और आपको पता है कि C1 का मतलब तो सिंपल सी बात है वही होता है, क्योंकि देखिए इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 एक बाहर गया और यहाँ पे वापस आपका 3, यानी कि 4 फैक्टोरियल 3 और फिर से हमारा 1 फैक्टोरियल आपका 3, तो 3 से 3 खत्म, बचा कितना 4। तो एक रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 ही होगा, उसी तरह से 52 का 52 ही हो जाएगा। वहाँ पे अगर तोड़ेंगे तो 4 और आपका 52, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8/52। यही मैंने कहना चाह रहा था कि डायरेक्ट आप कर सकते हो, अगर एक पत्ता निकाला जाता है तो उस कंडीशन में डायरेक्ट बनाइए, 2 पत्ते खींच जाते हैं तो उस कंडीशन हमें यहाँ पे इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि 2, 7, 28, 63। देखिए 2, 7, 28, 63 और यहाँ पे वाट है और हमसे पूछा है यहाँ पे कि बताइए कि क्या होगा। क्लियर? कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या क्या आ गया कि यहाँ पे अगर हम देखें तो पैटर्न क्या है कि 1 का क्यूब प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसी तरह से 2 का क्यूब माइनस में 1 करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा। फिर 3 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो 28, और उसी तरह से 4 का क्यूब माइनस 1, फिर 5 का क्यूब प्लस 1, यानी कि 125 और 126। इस क्वेश्चन का सही आंसर 126, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न अनुक्रम का अर्थपूर्ण अनुक्रम में सजाइए। देखिए सबसे पहले बीमारी होगा, ठीक है, बीमारी होगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर से विचार विमर्श करने के बाद, परामर्श लेने के बाद कौन सी दवा चलाना चाहिए, डॉक्टर विचार परामर्श देगा, उसके बाद चिकित्सा होगा, ठीक है। यानी कि 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, ऑप्शन सी, ठीक है, 2, 3, 1, 4, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 32, 14, 65, 987। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 32, 14, 65, 987, ठीक है, ये दिया गया और बोला गया कि में कितने अंकों की स्थिति वही रहेगी जब अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हमें सजाना है। तो चलिए यहाँ पे सजाते हैं। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 असेंडिंग ऑर्डर मैंने सजा दिया। अब देखते हैं कितने जो डिजिट है उनका कोई भी जो नंबर था वो चेंज नहीं हुआ है, वहीं पे है। तो देखिए 2 भी वहीं पे था पहले भी, अभी भी वहीं पे है। 4 भी वहीं पे था, अभी भी वहीं पे है। 8 को देखें तो दोनों वहीं पे है, यानी कि 1, 2, 3 नंबर ऐसे बन रहे हैं जो कि हमारा कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि लड़कों की एक कतार में बाईं ओर से 10वां ए, ठीक है, बाईं ओर से 10वां ए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बाईं ओर से देखें तो 10वां है ए, ठीक है। उसी तरह से आगे कह रहे हैं और तथा दाईं ओर से 9वां बी। दाईं ओर से अगर हम देखें तो 9वें स्थान पर बी है, ठीक है, ये 9वां स्थान पे है। 9वां बी अपनी स्थिति परस्पर बदल लेते हैं, यानी कि ए यहाँ पे आ जाता है और ये बी आपका इधर, दोनों अपने एक दूसरे पे आ जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे का स्थान बदल लेते हैं। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है, यानी कि ए जो है वो 15वां हो जाता है। अब कुछ कंडीशन ये इस तरह से हो जा रहा है कि अब जो है ये ए 15वां बन जाता है, तो बी मान के चलिए कि यहाँ पे होगा कहीं। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कतार में कुल लड़कों की संख्या कितनी है। देखिए सिंपल से अगर हम बात यहीं पे समझ ले तो क्या होगा, यानी कि ए की स्थिति 15 हो जाती है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि मान के चले कि यहाँ पे हम 15 देखें, 15, ठीक है। तो इधर से कितने लड़के थे, ये आपका 15 इधर हो गया, टोटल 15। तो इसके बाद इधर लड़के कितने होंगे, यानी कि 9 यहाँ पे स्थान पे था, इधर बाद में आपके 8 लड़के होंगे। तो 15, 8 कितना होता है 23। करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। या फिर अगर इस तरह से आप नहीं बनाना चाहते तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि 15 + 9 और माइनस में 1 कर सकते हैं। 15, 9 कितना होता है 24 - 1 यानी कि 23, ठीक है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि यहाँ पे मैट्रिक्स दिया गया और इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सी बात है, पहले हम लिख लेते हैं 3, 4 और 8, ठीक है। 8, 2, 3, 12 और उसी तरह से 15, 5, वाट 9। अब देखते हैं कि यहाँ पे वाट की जगह पे क्या आएगा। कैसे करेंगे,
तो कुछ भी नहीं किया गया, 6 चौका 24 तो 8 तरीके 24, उसी तरह से 8 तरीके 24 तो 12 दूनी के 24, उसी तरह से यहाँ पे देखिए और 9 पचे 45 तो 15 तिया 45, यानी कि यहाँ पे 3 होना चाहिए, तभी तो 15 तिया 45 9 पचे 45 दोनों बराबर होगा। तो कहने का मतलब वाट के स्थान पे 3 होगा, जो कि हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था। देखिएगा 1 फरवरी 1996 को जो कि बुधवार था, WED लिख देता हूँ, बुधवार था। तो पूछा जा रहा है कि 3 मार्च, ठीक है, 3 मार्च 1996 को ही बताइए कि कौन सा दिन होगा। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं दिएगा, सिंपल सी बात कही गई है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये आपका लीप ईयर है, ठीक है, 1996 जो है एक लीप ईयर है। तो फरवरी इसमें 29 दिन का होगा। तो अब इसमें कितना दिन शेष बचा होगा, तो एक दिन तो बीत चुका, 28 दिन शेष बचा होगा। 28 दिन में कितने जो कि शेष दिन बचते हैं, तो अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 चौका 28, कोई शेष नहीं बचा, 0, ठीक है। अब बात करें फरवरी के बाद मार्च में कितने दिन तक जाना है, 3 तारीख तक ही जाना है, तो 3 कर देंगे, यानी कि टोटल जो शेष दिनों की संख्या कितनी बचती है, 3। तो 3 को इसमें ऐड कर दीजिए। बुधवार 3 नंबर पे आता है, 3 नंबर उसमें और ऐड कर देंगे तो 6, यानी कि टोटल शनिवार हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है। बुधवार में अगर हम 3 को ऐड करेंगे तो आपका 6 और 6 नंबर पे सैटरडे आता है, तो हम ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या करें कि एक घड़ी में 3 बजे हैं। चलिए एक घड़ी बनाते हैं, यहीं पे एक घड़ी में 3 बज रहा है, तो छोटा वाला सुई, घंटा का सुई छोटा रखते हैं और ये आपका बड़ा हो गया। मिनट का सुई 3 बज रहा है। यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व को इंगित करती है, चलिए डायरेक्शन बना लेते हैं। मिनट की जो सुई है, यानी कि ये जो आपका घंटा है कुछ इस तरह से उत्तर पूर्व को डिनोट करता है, ठीक है, उत्तर पूर्व को इंगित कर रहा है। तो बताइए कि घंटे की सुई, यानी कि इन दोनों के बीच 90 डिग्री कोण बनता है, तो कहने का मतलब कि घंटे की सुई कुछ इस तरह से होगी। ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, तो ये क्या है, ये आपका साउथ ईस्ट है, ठीक है, साउथ ईस्ट, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि यदि किसी कोड में लेट को लिखा जाता है कुछ इस तरह से, तो हमें पूछा जा रहा है कि स्टेयर को बताइए कि कैसे लिखा जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे देखिए कि LATE, ठीक है। लेट के लिए क्या लिखा जा रहा है, तो लेट के लिए 12 1 20 5 इस तरह से लिखा गया। तो हमसे पूछा गया कि स्टेयर के लिए बताइए, STARE, स्टेयर के लिए क्या लिखेंगे। तो क्या किया गया कि L 12 नंबर पे आता है, 12 लिखा गया, A 1 इस तरह से, यानी कि जो भी अल्फ़ाबेट का नंबर है वहाँ पे सजाया गया। तो S कितने नंबर पे आता है, आप कहोगे 19 नंबर पे, T 20 नंबर पे, उसके बाद 1 नंबर पे ये, और R 18 नंबर पे, और ये 5, यानी देख सकते हैं कि 19 20 11 85 क्या है, 19 20 11 85 ऑप्शन बी हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि DNN, देखो इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, DNN FPP HRR डॉट और यहाँ पे LVV, क्या किया गया, DEFGHIJ, यानी कि जे होगा, एक छोड़ के लिखा गया था, NOPQRST यहाँ पे T, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये सेट अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह के अगर आपने हमारे वॉल्यूम 2 को नहीं लिया तो वॉल्यूम 2 को परचेज करके आप खुद से भी सेट लगा सकते हो, क्योंकि हमें सेट को तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप चाहो तो 10 सेट आपके पास दिए जा रहे हैं वॉल्यूम 2, अगर आपने नहीं लिया है तो उसको आप लगा सकते हो, उसका सोल्यूशन आपको बहुत जल्द चैनल पर कराया जाएगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।